गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ लेंथ कंस्ट्रक्शन एंड टाइम डायलेशन को लेकर के बात करेंगे। मैथमेटिकली लेंथ कंस्ट्रक्शन टाइम डायलेशन क्या होता है इसको लेकर के हम लोग बात किए हैं। मेरा पिछला वीडियो आप लोग जरूर इसको देखें, जिसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के आधार पर हम लोग इसको डिराइव किए थे। तो आज थोड़ा कंसेप्ट पे जाएंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो आइंस्टाइन जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो पॉस्टुलेट्स जो दिए थे वो क्या था और उससे हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग के पास था गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन, जिस जो कि आधारित था जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर इक्वली वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन हम लोग देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैक्सवेल्स का इक्वेशन था वो हमारा वेरिएंट था। तो क्या मैकेनिक्स का नियम और मैक्सवेल्स के नियम क्या अलग अलग है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन देखे जो नई बात ऐसा नहीं, जो मैक्सवेल का इक्वेशन ये पूरा पूरी आधारित एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इसलिए जो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन में जो न्यूटन्स का लॉ जो इनवेरिएंट था, कहीं ना कहीं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जो फॉर्मुलेशन वहीं पर डिफेक्ट है। न्यूटनियन मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में जाएंगे तो ये गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिलेगा। इसी के आधार पर उन्होंने पहला जो निष्कर्ष जो निकाला, पहला जो पॉस्टुलेट्स दिया, हम लोग पहले भी बात की है, लॉज ऑफ फिजिक्स। मीन्स ऐसा नहीं है जो मैकेनिक्स का नियम ही इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होंगे। वो बोले जो लॉज ऑफ नेचर या लॉज ऑफ फिजिक्स आर इक्वली वैलिड इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर लॉज ऑफ फिजिक्स वैलिड होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो मैक्सवेल का इक्वेशन भी वैलिड होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो मैक्सवेल का इक्वेशन वैलिड नहीं था, ये तो इनवेरिएंट नहीं था, वेरिएंट था। इसलिए न्यू सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग को दरकार पड़ा, जो कि यूनिफाई करेगा बोथ क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को। तो इसके बाद हमारे पास आया लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम लोग डिराइव किया, हम लोग बात की है, जिसमें कि वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों फ्रेम में सेम होगा। इसी के आधार पर लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम लोग देखें एक्स डैश इक्वल एक्स माइनस वी टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में जो कोऑर्डिनेट वो सेम रहेंगे और टाइम दोनों फ्रेम में सेम नहीं रहेंगे। जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम सेम था, टी डैश इक्वल टू टी था, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखे थे एक्स डैश इक्वल टू ओनली एक्स माइनस बेटी, ये नीचे वाला टर्म नहीं था। दूसरा और एक चीज जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोले, जो खास करके माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ईथर को हम लोग ईथर का फ्रेम में अर्थ का वेलोसिटी कितना होगा ये हम लोग निकालना चाह रहे थे, लेकिन उसका नेगेटिव रिजल्ट के बारे में हम लोग बात किया और उसको व्याख्या करने का बहुत सारा प्रयास हुआ, लेकिन वो विफल रह गया। तो एकमात्र उपाय था जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आया और एक्सपेरिमेंटली भी ये डॉपलर इफेक्ट से कंफर्म होता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और हर इनर्शियल फ्रेम में ये सेम रहेगा और ये मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब कोई भी फ्रेम से अगर हम लोग देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको सेम ही दिखेगा। ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग प्रूव्ड इसको कर सकते हैं। तो इससे और एक निष्कर्ष में हम लोग पहुंच सकते हैं, जो कोई भी सिग्नल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट एम्प्टी स्पेस में जा नहीं सकता। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ एक्शन, जो कि न्यूटन को लगता था इंस्टेंटेनियस एक्शन एट ए डिस्टेंस मीन्स सिग्नल का जो स्पीड है वो इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल देखा गया जो सिग्नल का जो स्पीड है सी वो फाइनाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इससे ज़्यादा वेलोसिटी कोई भी सिग्नल का हो नहीं सकता। और चूंकि ये फाइनाइट है इसलिए इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ एक्शन संभव नहीं है। मीन्स यहाँ से कोई सिग्नल को हम छोड़े, जैसे सन से कोई सिग्नल आया, सपोज लाइट आया अर्थ में, इंस्टेंटली ये पहुंचेगा नहीं। मीन्स सन से निकला और अर्थ में पहुंच गया, बात ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आज हम लोग जानते हैं अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो इसको आने में 500 सेकंड लगता है। लेकिन न्यूटन के अनुसार, ये गैलीलियो के अनुसार ये इंस्टेंटली होता था।
मीन्स वहाँ से सिग्नल छोटा और अर्थ में पहुँच गया, इंस्टेंटली ये हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ जो कोई भी सिग्नल लाइट से ज़्यादा स्पीड ट्रैवल नहीं कर सकता और लाइट का स्पीड फाइनाइट है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्शन एट ए डिस्टेंस संभव नहीं है। तो इसके आधार पर देखिए हम लोग क्या निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। तो पहला पॉस्टुलेट में हम लोग को न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोग को चाहिए, और दूसरा पॉस्टुलेट्स के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एट ए डिस्टेंस ये संभव नहीं है, जो कि न्यूटन मैकेनिक्स में हम पहले भी बात की। इंस्टेंटेनियस एक्शन एट ए डिस्टेंस वो ग्रांटेड था, और एनी सिग्नल एनी डिस्टेंस इनफाइनाइट स्पीड से पहुंच सकता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ सवाल रखे थे, जैसे हाउ डू मेजर द टाइम सेपरेशन ऑफ टू डिस्टेंस इवेंट, दो डिस्टेंट इवेंट का टाइम सेपरेशन को कैसे हम लोग मेजर करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो टाइम सेपरेशन को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, उसका पहले हम लोग टाइम मेजरमेंट लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर टाटा स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस 10 बजे पहुंचा। क्या मीनिंग है इसका? टाटा स्टेशन पर जनशताब्दी एक्सप्रेस 10 बजे पहुंचे, इसका मतलब जनशताब्दी एक्सप्रेस का टाटा स्टेशन पर पहुंचना और टाटा स्टेशन का घड़ी का एकदम 10 बजना, घंटा कांटा का 10 में, मिनट कांटा का 12 में पहुंचना और ट्रेन का स्टेशन में घुसना, ये दोनों क्या है? साइमल्टेनियस, एक साथ हो रहा। बोल के हम लोग बोल रहे हैं जो जनशताब्दी ट्रेन टाटा स्टेशन में 10 बजे पहुंची, मीन्स दो चीज एक ही साथ हो रहा। क्या एक ही साथ हो रहा? इसको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस इवेंट। ट्रेन का घुसना और घड़ी का कांटा का 10 और 12 में जाना, मिनट कांटा का 12 में और घंटा कांटा का 10 में जाना, घड़ी का कांटा का 10 में जाना, घंटा कांटा का, और ट्रेन का अराइवल स्टेशन में होना, ये एक साथ हो रहा। तो हम लोग बोलेंगे जनशताब्दी एक्सप्रेस टाटा स्टेशन में 10 बजे पहुंचे। इसका मतलब ये साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा बोल के ही हम लोग ये वाला स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो टाइम मेजरमेंट के लिए साइमल्टेनियसली ये चीज होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, क्या हम लोग देखेंगे लेंथ में भी साइमल्टेनियस मेजरमेंट क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक मेरा मछली है ये वाला, और इसको कंपास से हम नाप रहे हैं। ये जो पूंछ में ये कांटा दिया और माथा में ये कांटा दिया, एक साथ अगर हम नहीं देंगे, अगर हम पूंछ में पहले देंगे और माथा में अगर बाद में देंगे, तो अगर ये रुका हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पहले ये माथा में पूंछ में देंगे फिर माथा में देंगे, और ये अगर चल रहा तो पूंछ में देने के बाद माथा में देने तक, पहले यहाँ दिए फिर हम इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर देंगे तब तक, लेकिन ये यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इसको अगर नापेंगे तो मछली का जो ओरिजिनल लंबाई है उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। या तो अगर माथा में पहले हम देंगे, उसके बाद मछली इधर जा रहा, माथा में पहले दे दिए और उसके बाद मछली इधर जा रहा, और उसको पूंछ में अगर हम देंगे तो मछली शॉर्ट लगेगी, या तो लंबा लगेगा या तो शॉर्ट लगेगा। इसका मतलब मेजरमेंट के लिए हमको साइमल्टेनियसली माथा और पूंछ में एक साथ हमको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं और लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियस एक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियस एक साथ होना पड़ेगा, तभी हम टाइम को लेकर के बात कर सकते हैं, लेंथ को लेकर के बात कर सकते हैं। तो ये एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के माथा में सवाल आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा और एक चीज में हम लोग बात करेंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो दूसरा सवाल जो उठाए, क्या साइमल्टेनिटी ऑफ टू इवेंट एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है। मीन्स कोई एक फ्रेम में, जैसे हम टाटा स्टेशन और घड़ी का बात किए, वहां पर कोई ऑब्जर्वर टाटा स्टेशन में खड़ा है, वो ट्रेन को भी देख रहा, घड़ी को भी देख रहा, घड़ी का कांटा 10 में गया और ट्रेन भी स्टेशन में घुसा, तो वहां से वो देख रहा, दोनों घटना एक साथ हो रहा। टाटा का स्टेशन के फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, तो जो ऑब्जर्वर कोई दूसरा फ्रेम में होगा, मीन्स और एक ट्रेन से जो कि टाटा स्टेशन रुकी नहीं है, फास्ट, बहुत ही फास्ट उस स्टेशन से मूव कर रहा, उस फास्ट मूविंग ट्रेन में जो ऑब्जर्वर रहेगा उसको भी क्या ये शताब्दी का 10 बजे, मतलब शताब्दी का स्टेशन में घुसना और 10 का कांटा
घड़ी में 10 में जाना, मैंने घंटा कांटा 10 में जाना, ये दोनों क्या एक ही साथ उसको दिखेगा? मीन्स साइमल्टेनिटी, जो कोई एक फ्रेम में एक साथ दिख रहा दो घटना, दूसरा इनर्शियल फ्रेम में क्या वही घटना एक साथ दिखेगा? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का माध्यमिक सवाल है। मीन्स साइमल्टेनियटी ऑफ टू इवेंट इज एब्सोल्यूट और रिलेटिव। न्यूटन के आधार पर, चूंकि इंस्टेंटेनियस एक्शन एट ए डिस्टेंस पॉसिबल है, इसीलिए साइमल्टेनियटी न्यूटन के आधार पर एब्सोल्यूट था। लेकिन आइंस्टाइन, चूंकि वो उनका जो सेकंड पॉस्टुलेट और एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव्ड है, जो नो सिग्नल कैन बी फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार जो कोई एक फ्रेम में, एक रेफरेंस फ्रेम में दो इवेंट अगर साइमल्टेनियस है, वही दो इवेंट दूसरा रेफरेंस फ्रेम में वो साइमल्टेनियस नहीं भी हो सकता, जो उसके रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा। टेक फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज हम स्टेशन में खड़ा हो रहा, दो चीज हमको एक साथ दिख रहा, कोई अगर मूविंग ट्रेन में वही दो चीज को देखेगा, वो हो सकता है उसके लिए वो दो चीज एक साथ ना भी दिखे। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉजिक था और वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको वो साबित किया। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, ये प्लेटफॉर्म का फ्रेम है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक ट्रेन भी खड़ी है, ट्रेन, और ट्रेन का मिडिल में, एकदम ठीक मिडिल, लेंथ एकदम मापेंगे हम लोग, ठीक मिडिल में एक आदमी भी खड़ा है। तो यहां से एक सिग्नल, यहां से एक सिग्नल निकलता है, एक ही साथ निकलता है, साइमल्टेनियसली ये दो सिग्नल निकलता है और ये आदमी के पास डिटेक्टर है, ये आदमी के पास ये दोनों सिग्नल पहुंच रहा। तो ये आदमी से, ट्रेन का फ्रेम में जो आदमी है उससे अगर पूछा जाए जो क्या दोनों लाइट आपके पास एक ही साथ पहुंचा, साइमल्टेनियसली पहुंचा, एक साथ पहुंचा, ये बोलेगा यस। और ये जो प्लेटफॉर्म का फ्रेम में जो आदमी खड़ा है उससे भी अगर पूछा जाए दोनों लाइट क्या यहाँ पर एक साथ क्या पहुंचा इसके पास, ये मिडिल में खड़ा है, ये भी बोलेगा यस। ये दोनों का आंसर सेम है क्योंकि दोनों ही रुका हुआ फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में। लेकिन अगर ये ट्रेन इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स ये यूनिफॉर्मली आगे मूव कर रहा है और ये प्लेटफॉर्म का फ्रेम में ये व्यक्ति खड़ा है। अब अगर हम लोग इससे सवाल पूछेंगे तब क्या सेम होगा? ये था आइंस्टाइन का सवाल। अब जो प्लेटफॉर्म में जो व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, पहले जब दोनों ही प्लेटफॉर्म में थे, ट्रेन भी खड़ा था, दोनों का आंसर था सेम। लेकिन अब दोनों का आंसर सेम था, माना लाइट इस आदमी के पास एक साथ टकरा रहा था, ये आदमी भी माना, ट्रेन फ्रेम में जो आदमी था वो भी माना, और जो बाहर में जो आदमी था वो भी माना। मीन्स इसके लिए जो साइमल्टेनियस है, इसके लिए भी वो साइमल्टेनियस है, दोनों विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर रेस्ट में थे। लेकिन अगर ट्रेन थोड़ा यूनिफॉर्मली आगे की ओर बढ़ जाए, आगे की ओर बढ़ जाए तो सिचुएशन कैसे होगा? इससे अगर पूछा जाए, ये लाइट सिग्नल आते रह रहा है, इससे अगर पूछा जाए क्या दोनों लाइट सिग्नल क्या एक ही साथ आपसे टकरा रहा, इसका आंसर होगा यस। लेकिन जो प्लेटफॉर्म के बाहर में उसके फ्रेम से आप देखिए, ये लाइट सिग्नल जब चला है, ये ट्रेन भी तो थोड़ा आगे बढ़ गया, ट्रेन लाइट सिग्नल निकल गया, ये लाइट सिग्नल एक ही साथ निकला है, लेकिन एक ही साथ निकलने में यहाँ पर पहुँचने में तो कुछ टाइम लगेगा क्योंकि लाइट का तो फाइनाइट वेलोसिटी है। और ये ट्रेन का लंबाई हम लोग मान ले रहे हैं 3 लाख किलोमीटर है ट्रेन का लंबाई, सपोज, या तो ट्रेन का लंबाई हम लोग मान ले रहे क्या 6 लाख किलोमीटर है ट्रेन का लंबाई, 6 लाख। ट्रेन का लंबाई अगर 6 लाख किलोमीटर, ये अगर मिडिल में है तो ये दूरी है 3 लाख किलोमीटर, ये दूरी है 3 लाख किलोमीटर, और लाइट को 3 लाख किलोमीटर आने में 1 सेकंड लगता है क्योंकि लाइट का वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आदमी अगर मिडिल में खड़ा है तो यहाँ से भी लाइट छूटा, यहाँ से भी लाइट छूटा, तो इसको यहाँ पर पहुँचने में क्या लगेगा? 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन इसके लिए तो ठीक है, ये अगर मूव कर रहा है, ये अगर रुका हुआ, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली रुका हुआ है, तो देखिए आइंस्टाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो लाए हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को लाए। ये ऑब्जर्वर रुका हुआ है या ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा, उसको लाइट का वेलोसिटी सेम दिखेगा और दूसरा चीज उसके लिए एक ही जैसा होगा। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी को, सब्जेक्टिव नहीं, आइंस्टाइन जोड़ दिए थे ऑब्जेक्टिव रियलिटी को। अब ये जो फ्रेम अगर मूव कर रहा है, ये अगर हमारा ट्रेन अगर मूव कर रहा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v
से यूनिफॉर्म वेलोसिटी आगे की ओर मूव कर रहा, तो ये लाइट का सिग्नल तो निकला, ये भी लाइट का सिग्नल निकला, इस आदमी को ये दोनों एक ही साथ दिख रहा। लेकिन इसके दृष्टिकोण से देखिए, इसके फ्रेम से देखिए, लाइट निकल करके पहुंचने में, लाइट तो निकल करके पहुंचने में तब तक तो आदमी यहाँ नहीं, आदमी तो आगे बढ़ गया क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ गया। तो ये जो आदमी यहाँ पहुंच गया, ये लाइट सिग्नल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ये लाइट सिग्नल को कम डिस्टेंस। इसके दृष्टिकोण से देखिए, इसका मतलब इसको क्या दिखेगा, आगे का लाइट इससे पहले टकराया, पीछे का लाइट इससे बाद में टकराया। इसका मतलब एक फ्रेम के लिए जो साइमल्टेनियस है, तो दूसरा फ्रेम के लिए वही चीज साइमल्टेनियस नहीं है। तो देखिए, हम लोग इसके पहले भी उदाहरण लिए, चूंकि हमारा कंसेप्शन एंड मेजरमेंट टाइम का या लेंथ का वो साइमल्टेनिटी के ऊपर में आधारित है। हम पहले भी स्टेशन का उदाहरण दिए, शताब्दी का उदाहरण दिया, मछली का उदाहरण दिए। साइमल्टेनिटी के ऊपर में लेंथ और टाइम मेजरमेंट है, डिपेंड कर रहा। चूंकि साइमल्टेनिटी इटसेल्फ इज रिलेटिव वन, साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं। एक फ्रेम में जो चीज साइमल्टेनियस है, दूसरा फ्रेम में वही चीज साइमल्टेनियस नहीं है। चूंकि टाइम और लेंथ का मेजरमेंट साइमल्टेनिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, इसीलिए अलग अलग फ्रेम में जो लेंथ और टाइम का मेजरमेंट होगा वो भी अलग अलग होगा। इसका मतलब लेंथ एंड टाइम मेजरमेंट ये डिफरेंट होगा, आर बाउंड टू बी डिफरेंट इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये था आइंस्टाइन का लॉजिक, और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, जो लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से भी हम लोगों को प्राप्त हुआ, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। तो आज हम लोग एक टॉपिक पे हम लोग बात किए, जो साइमल्टेनिटी, ये क्या एब्सोल्यूट है क्या रिलेटिव। तो न्यूटन के आधार पर ये एब्सोल्यूट था, क्योंकि लाइट का सिग्नल या कोई भी सिग्नल का वेलोसिटी इनफाइनाइट था, लेकिन सिग्नल का वेलोसिटी फाइनाइट है और वो c है, इसीलिए साइमल्टेनिटी एब्सोल्यूट नहीं होगा, रिलेटिव होगा। और चूंकि साइमल्टेनिटी लेंथ और टाइम मेजरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो जब रिलेटिव है, इसीलिए लेंथ और टाइम भी दो फ्रेम के लिए रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। यही था लॉजिक। और हम लोग देखें, जो हम लोग का इसी लॉजिक को जब हम लोग अप्लाई किए, मैथमेटिकली जब अप्लाई किए, तो कितना लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और कितना टाइम डायलेट होगा, वो वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम लोग रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर हम लोग देखेंगे। जो कोई एक फ्रेम में अगर कोई चीज एक साथ हो रहा, तो दूसरा फ्रेम में वो एक साथ होगा कि नहीं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के आधार पर भी एक बार मैथमेटिकली हम चेक करेंगे। तो मान लिया जाए हमारे पास दो फ्रेम है, एक का नाम है एस, दूसरा का नाम है एस डैश। एस बार बार हम लोग माने हैं, एस रुका हुआ है, और एस डैश उसी के रिलेटिव में भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो एस फ्रेम से अगर हम लोग देखेंगे, दो बिंदु है, दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। तो एस फ्रेम से जब देख रहे P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, ये मान लीजिए P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, तो P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 होगा, और यहाँ का टाइम वो t1 मानना, और P2 का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, और यहाँ पर टाइम मानना t2। दो इवेंट घट रहा, तो एस फ्रेम के लिए अगर दो इवेंट साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ अगर घट रहा, मीन्स T1 इक्वल टू T2 अगर हो जाए, तो वही एस डैश फ्रेम से ये जो चीज को देख रहा, वो T1 डैश बराबर T2 डैश होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग देखेंगे। एस फ्रेम के लिए अगर T1 इक्वल टू T2 है, साइमल्टेनियस है, तो एस डैश फ्रेम के लिए होगा कि नहीं। तो एस डैश फ्रेम के लिए टाइम क्या लेना पड़ेगा ना, टाइम तो दोनों फ्रेम में सेम नहीं, अलग है। तो एस डैश फ्रेम के लिए लेना पड़ेगा T1 डैश, यहाँ पर T2 डैश। तो लॉरेंज का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हम लोग पढ़े थे, टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हम लोग पढ़े थे। तो T1 डैश बराबर यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, और T2 डैश बराबर यहाँ पर T2 2 2 हो जाएगा। तो T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब ना T2 डैश इक्वल टू T1 डैश होगा। T2 डैश इक्वल टू T1 डैश अगर हो गया, तो S में जो चीज एक साथ हो रहा, साइमल्टेनियस हो रहा, दूसरा फ्रेम जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा, वो भी साइमल्टेनियस होना चाहिए, जो कि न्यूटन गैलीलियो का लगता था। लेकिन अभी हम लोग अगर देखेंगे, T2 डैश माइनस T1 डैश वैल्यू सबको पुट कीजिए, इसको जस्ट आप लोग लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। T2 डैश माइनस T1 डैश, तो यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1 बाई इतना, फिर ये माइनस को कॉमन लेने से ये वाला आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 इतना। तो चूंकि T2 इक्वल टू
T1 पहले हम लोग देखे T2 इक्वल टू T1 है, तो ये तो जीरो होगा, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये पार्ट ये माइनस में प्लस में लेने के लिए x1 माइनस x2 कर दिए। चूंकि x1 और x2 सेम नहीं, ये तो अलग अलग है, इसलिए ये पार्ट जीरो नहीं होगा। ये पार्ट अगर जीरो नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, T2 डैश इज नॉट इक्वल टू T1 डैश। इसका मतलब दो इवेंट विच आर एट डिफरेंट प्लेस P1 एंड P2, दो इवेंट जो अलग अलग जगह में घटित हो रहा था फ्रेम में, और जो कि साइमल्टेनियसली था एस फ्रेम में, ये दूसरा फ्रेम में साइमल्टेनियस नहीं होगा। अगर कोई दो इवेंट एक फ्रेम में साइमल्टेनियस है, दूसरा फ्रेम में साइमल्टेनियस अगर नहीं है, एक साथ अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसका मतलब होना ही चाहिए। यही है लॉजिक। अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन को अगर समझना, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा। मेरा आपसे और भी रिक्वेस्ट होगा, इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन का कुछ एक्सपेरिमेंट को लेकर के पार्ट 2 एक वीडियो हम बना रहे हैं, उसको भी आप लोग जरूर देखिए। आज के वीडियो में जस्ट इतना है।